हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथी? उम्मीद करता हूं इस समय आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए प्रिय बंधुओं, सभी आ जाओ, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान सीईटी 12th एंड ग्रेजुएशन के लिए ये हमने उड़ान सीरीज स्टार्ट की है और इस उड़ान सीरीज में सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास होती है और जो क्लास होती है वो प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लास होती है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आपको थ्योरी करवाई जाती है, ताकि जो प्रश्न सीधा पड़े उसमें भी दिक्कत ना आए और उससे संबंधित या रिलेटिव प्रश्न आपसे कोई भी पूछा जाए तो वहां भी दिक्कत नहीं आ रहे। तो आइए आज के सेशन को विधिवत रूप से स्टार्ट करते हुए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का आप मुझे जो भी उत्तर बताएंगे वो एक सही उत्तर बताएंगे, न कि आप गलत उत्तर बताएंगे। तो बताइए जल्दी से, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। कर दो। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो बताओ जल्दी से क्या इसका सही उत्तर होगा? जो आपको बिल्कुल सही उत्तर लगता है वो आप मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, बताइए भाई जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो सुनो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, पहला नंबर एक विकल्प क्या कह रहा है? एक नंबर पर क्या कहा गया है? राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। कथनों का परीक्षण कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो साथियों पहला ये क्या है? सही है। इसके बाद में बाकी तो स्वाभाविक सी बात है गलत होगा। ये देखो सुनो, 9.60% अरावली नहीं है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार 9% पर है। 23.3% ये गलत है, पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार 23% पर है। और 6.37% ये गलत है, 6.89% पर इसका क्या है? विस्तार है। 6.89% भाग पर इसका विस्तार है। तो ये उत्तर इसके बिल्कुल क्या है? सही है। अब एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, दो तीन बात आपको मैं बता रहा हूं जो पेपर में पक्की अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हर पेपर में पूछते हैं। सबसे पहले देखो सुनो, राजस्थान के आपको याद होने चाहिए राज्य का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन, राज्य का भौगोलिक विभाजन सबसे पहले नंबर एक पर आप याद रखना, वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने? वीसी मिश्रा राज्य का भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले आप याद रखोगे वीसी मिश्रा। इन्होंने किया था 7 भागों में, 7 भागों में। और यह कबाड़ा किया था 1967-68, 1967-68 में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में क्या किया था? विभाजित किया था। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर डॉक्टर रामलोचन सिंह। नंबर 2 पर याद रखना डॉक्टर रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने? डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान का भौतिक विभाजन क्या होगा? 2 वृहद 4। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहद 4 लघु प्रदेशों में क्या किया था? विभाजित किया था। हां ठीक है, 2 वृहद व 4 लघु क्षेत्रों में, 2 वृहद 4 लघु क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद में नंबर 3 पर याद रखना प्रोफेसर ए.के. तिवारी, प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना। डॉक्टर एच.एम. का मतलब होता है हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर एच.एम. सक्सेना के अनुसार विभाजन, अनुसार डॉक्टर प्रोफेसर ए.के. तिवारी व डॉक्टर एच.एम. सक्सेना के अनुसार 4 भागों में
या 4 भौगोलिक खंड में राजस्थान का क्या किया गया, विभाजन किया गया। नंबर 1 पर आता है जैसे 4 भौगोलिक खंड कौन कौन से हैं इनके अकॉर्डिंग, तो याद रखना 1 नंबर पर है उत्तर पश्चिम मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। नंबर 2 पर है दूसरा जो भौगोलिक खंड था वो है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती अरावली। नंबर 3 पर आप याद रखना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। और ऐसे लिख सकते हो इनको प्यारे बच्चों, ऐसे लिखते हैं ताकि क्रम भी याद हो जाए। नंबर 1 पर था अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत, पर्वतीय प्रदेश, ऐसे लिखेंगे ताकि ये क्रम याद रखना। दूसरे नंबर पर बना था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। नंबर 3 पर आप याद रखना पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और नंबर 4 पर जो क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, नंबर 4 पे आ जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल ये है। तो यहां पर देखो सुनो, इसका आपसे पूछ ले क्षेत्रफल कितना है तो आपका उत्तर हो जाएगा 9%। यहां दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल पूछे तो 6.89%, पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्र में आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 23%। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसका आपसे क्षेत्र पूछ ले तो आपका उत्तर आ जाएगा 61.11%। नेक्स्ट देखो सुनो, जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले तो यहां पर जनसंख्या है कितनी, 10%। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, 11%। पूर्वी मैदानी भाग में आप याद रखना जनसंख्या कितनी है तो आपका उत्तर हो जाएगा 39-39%। और यहां पर आपसे पूछ ले जनसंख्या कितनी है तो आपका उत्तर हो जाएगा 40%। बताओ जल्दी से, सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनघनत्व इसमें से कौन से क्षेत्र का है। यह प्रश्न याद रखना, सुमेलित करने वाला प्रश्न मिल सकता है, तथ्य सिद्ध करने वाला भी मिल सकता है। हाँ, ये क्रम है, सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, उसके बाद में पूर्वी मैदान और सबसे लास्ट में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 में से उत्तर दो आप, 1 2 3 4 ऐसे लिख दो। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र जिसका 1 नंबर सही है वो 1 नंबर लिख दो, 2 नंबर सही है वो 2 नंबर, 3 नंबर सही है वो 3 नंबर और 4 नंबर जो सही है वो 4 नंबर लिखो। जल्दी लिखो, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं भी आप कितने लोग उत्तर इसका सही करोगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है ये आपने उत्तर देना है। बताओ जल्दी से, सर्वाधिक जनघनत्व कौन से भौगोलिक क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा जनघनत्व। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, यहां पर जनसंख्या कितनी है 39% और क्षेत्रफल इसका है 23%। तो यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है, क्षेत्र है। आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न बताओ, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, 2/3, 1/3, 1/4 या आधा। राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, बताओ कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, सबसे कम जनघनत्व है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, सारा कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। जबकि याद रखना विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला, विश्व स्तर पर आपसे पूछ ले सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है तो आपका उत्तर होगा थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। बताओ कितना, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, 2/3, 1/3, 1/4 या आधा। 2/3 भाग यानी 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब है 2/3 भाग, 2/3 भाग या अपने बोल सकते हैं, या अपने बोल सकते हैं लगभग 62%, या अपने क्या बोल सकते हैं लगभग कितना प्रतिशत, लगभग 62% भाग क्या है, 2/3, 2/3 भाग या 62% क्षेत्र है मरुस्थलीय, 1/3 नहीं है 2/3 भाग है। वेरी गुड। तो ये देखो सुनो, अगर अब यहां पर आपसे 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, स्तूप क्षेत्र,
प्रतिशत भाग, बालू का स्तूप क्षेत्र प्रतिशत भाग, तो आप याद रखना बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त, स्तूप युक्त, एक तो है बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त, स्तूप मुक्त। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र, तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है, आपका उत्तर होगा कितना है 41.50%, 41.50%, जबकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 58.50%, 58.50% भाग तो क्या है बालू का स्तूप मुक्त है। आगे आ जाओ, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, बहुत सुंदर प्रश्न है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,30,254 वर्ग किलोमीटर, 2,32,364 किलोमीटर, 2,38,254 किलोमीटर, 2,48,254 किलोमीटर, बताओ। हाँ, थार मरुस्थल का, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, थार मरुस्थल का पूछा है, ये बता देना जल्दी से, थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा है, न कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पूर्वी मैदान या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपसे थार। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आने दो उत्तर। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, कितना है थार मरुस्थल का, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, 2 नंबर, 2,32,364। अरे सारे फेल हो गए, मरवा दिया यार। थार मरुस्थल पूछा है, थार का रेगिस्तान, ये प्रश्न देखो सुनो, सीईटी वालों ध्यान रखना, क्योंकि सीईटी में राजस्थान का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, तो दोनों की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। थार का रेगिस्तान याद रखना, भारत व पाकिस्तान 2 राज्यों में फैला है। थार का रेगिस्तान याद रखना, विस्तार, थार के रेगिस्तान का विस्तार कहां है, तो विस्तार है भारत व पाकिस्तान, एक तो भारत और एक इसके बाद में है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो भारत में याद रखना 86% भाग पर और पाकिस्तान में है 14% भाग पर, तो भारत में 86% और पाकिस्तान में 14%, ये भारत और राजस्थान। याद रखना भारत के 4 राज्यों में विस्तार है, भारत के 4 राज्यों में विस्तार है, भारत के 4 राज्यों में विस्तार है, 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल फैला है, ठीक है, फैला है। भारत के कितने, अगर आपसे पूछ ले तो भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला है। अब भारत के 4 राज्य है, कौन कौन से 4 राज्य में, एक तो आप याद रखना राजस्थान, एक तो राज्य है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आप याद रखना दूसरा है गुजरात, तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तीसरे नंबर पर है पंजाब और चौथे नंबर पर है हरियाणा, चौथा कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा हरियाणा, ठीक है, चौथा है हरियाणा। राजस्थान में आप याद रखना सर्वाधिक विस्तार है इसका, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तो सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में, और सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है, 1,75,000 वर्ग किमी, राजस्थान में इसका विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। देख लो कितना सुंदर प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आगे बताओ, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है, यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यह 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, बालेरी चूरू मेडा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, जल्दी से कर दो, बताओ, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके आप बता दो इसमें से कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, बताइए जल्दी से। बताओ, बी उत्तर कर रहे हो क्या, बी और सी सही है, ए बी सी सही है,
संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप, संपूर्ण थोड़ी है, मरुस्थल में अपने पढ़ते हैं बालू का स्तूप भी है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जैसे मान लो ये है, आपने नाम सुना है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र भी है, जैसे बाब बोल्डर समूह है, परमो कार्बोनिफेरस युग के चट्टानी क्षेत्र भी है। इसमें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये सही है। 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल। हाँ, एक मिनट रुको, 25 नहीं है यहां पर, इसको सही करते हैं थोड़ा सा। 50 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा के कहां है ये? 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला को मानते हैं, और ये मरुस्थल 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में है। 25 नहीं है, याद रखना, 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में। 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला इसके पश्चिम में है। बालेरी, चूरू और मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बी, सी और डी साथियों इसमें क्या है? सही है। बी, सी और डी इसमें क्या है? सही है। ठीक है, बी, सी और डी इसमें क्या है? सही है। यह लगभग 1,75,000 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 50 सेमी समवर्षा रेखा है क्या? अरावली पर्वतमाला है। क्लियर है? बालेरी, चूरू और मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बताओ। थार मरुस्थल को इस नाम से जाना जाता है: ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट राजपुताना डेजर्ट, ग्रेट राजस्थान डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, भारतीय महान मरुस्थल इसे कहा जाता है। सहारा का मरुस्थल कहां है भाई? अफ्रीका में है। कहां है? अफ्रीका में फैला है। सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ। निम्न में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, गोंडवाना प्रदेश, छप्पन का मैदान। बताओ जल्दी से। निम्न में से कौन सा राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? इसमें से एक ऐसा है जो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, वो आपने बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करना। सभी साथी सेशन को लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है ना? उन सभी तक पहुंचा दो जो पैसे के अभाव में और ये सोच रहे हैं कि हमें सीईटी पास करना है। तो आरडब्ल्यूए की ये उड़ान सीरीज आपका प्यारे बच्चों बेड़ा पार कर देगी, सीईटी आपका पास करवा देगी। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो देखो सुनो, निम्न में से कौन सा अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान अगर बात करें तो ये साथियों दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में क्या है? ये स्थित है, दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। और याद रखना ये पूर्वी मैदान का भाग है। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, प्रदेश का भाग है, का भाग है। यह दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। एक तो जिला आ जाएगा प्रतापगढ़ प्लस दूसरा जिला आ जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, जबकि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग कैसे है अगर आपसे पूछ ले, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग इसलिए है प्यारे बच्चों कि ये जो दक्षिण छप्पन का मैदान है इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश के अगर आपसे पूछ ले भाग कितने हैं, तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश के भाग आप याद रखना, भाग बराबर इसके भाग है कितने? 4। अब 4 भाग में एक तो है साथी गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान, इसका एक भाग तो है गग्गर का मैदान। दूसरा इसका भाग है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश।
तीसरा इसका भाग है नागौर जोधपुर का, नागौर जोधपुर का, नागौर जोधपुर का लवणीय क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र, नागौर जोधपुर का लवणीय क्षेत्र। और चौथा जो इसका भाग है वो है लूणी या लूणी नदी, या इसे बोल सकते हैं गोडवान, लूणी नदी या गोडवान बेसिन। यह है अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश के 4 भाग। गोडवान या गोरवार एक ही बात है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, राजस्थान के रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। उत्तर पूर्व में पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही है। थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है जहां हवा का कटाव एक बड़ी समस्या है। गर्मियों के दौरान जहां अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बड़ी बाधा है, वहीं बड़े पैमाने पर खनन से पर्वतमाला में कटाव रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा देती है। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आने दो उत्तर। हाँ, क्या उत्तर कर रहे हो? बी। बी मतलब केवल है 2 नंबर सही है, 1 नंबर सही नहीं है, ये कहना है क्या आपका? सी उत्तर कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है, बी केवल 2 नंबर सही है। चलिए, वेरी गुड। चलो देखते हैं भाई क्या सही होगा फिर उत्तर। अब यहां पर देखो, सुनो, पहली बात क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक हो रही है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, अब दिशा बना लो 4, जैसे मान लो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण मरुस्थल की प्रवृत्ति अधिक रही है। यह बात तो गलत हो गई, यह बात तो सही नहीं है। उत्तर पूर्व प्रवृत्ति अधिक हो रही है, मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। इस हवा से मरुस्थलीकरण का कोई लेना देना नहीं है। थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है जहां हवा का कटाव एक बड़ी समस्या है। गर्मियों के दौरान जहां अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बड़ी बाधा है, वहीं बड़े पैमाने पर खनन से पर्वतमाला में कटाव रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ा रही है। तो दूसरी बात साथियों क्या है? सही है, पहली बात सही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप याद रखना, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व, पूर्व की तरफ हवा से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है? मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ गर्म हवा चलती है। अरावली पर्वतमाला में कटाव के कारण, हाँ तो सही है ना ये बात। आगे आ जाओ। अब यहां पर देखो, अरावली पर्वतमाला का क्या हो रहा है? खनन हो रहा है, जिस कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी विस्तार बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट बताइए, आकलवुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? अंकुश, अंकुश बोल रहा है सर मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और रीट में 2 गुना में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बेरोजगारी का जो दब्बा आप पर लगा है, नौकरी लग के, वो खत्म करना सबसे पहले जरूरी है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है? यह जैसलमेर में है। याद रखना, यह है 18,000 करोड़ वर्ष पुराना, वर्ष पुराना
18,000 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क है। ये क्या है? जीवाश्म पार्क। 18,000 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क है अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलगांव, जैसलमेर में। यहां पर एक बात याद रखना, जोधपुर व फलोदी में, जोधपुर में व फलोदी में, अब वर्तमान में फलोदी में आ गया हूं, आगे आप याद रखना, यहां याद रखना फलोदी में, फलोदी में कार्बोनी परमो कार्बोनिक फेर्स, परमो कार्बोनी, परमो कार्बोनीफेरस, परमो कार्बोनीफेरस की चट्टान है, जिस पर हिमानी के साक्ष्य मिले हैं, हिमानी के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, हिमानी के साक्ष्य मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर्स कहा जाता है, जिसे बाप बोल्डर्स कहा जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न फिर बताओ। राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की सेल निम्न में से किस काल की है? राजस्थान में हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की सेल निम्न में से किस काल की है? कैम्ब्रियन व ऑर्डोविशियन काल की है, कार्बोनिफेरस व परमीनियन काल की है, ओलिगोसिन व मायोसिन काल की है, जुरासिक व इयोसिन काल की है। बताओ हमादा। अरे भाई आप पर्सनल बातें ना करें प्यारे बच्चों, पर्सनल बातें करोगे तो पेपर में आप रहोगे, और अब यहां पर्सनल बातें करोगे तो फिर पूरी उम्र आपको पता ही है साथियों, दर दर की ठोकरी खानी पड़ेगी। अगर यहां पर्सनल बातें ना करके हमारी बातों पे ध्यान देके नौकरी लग गए तो आपका जीवन संवर जाएगा, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल काम है, दुनियादारी है, और दुनियादारी में बिना पीसा बिना इज्जत जीनो बहुत मुश्किल काम है। बताओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, डी बी। अरे बी कहां है? कार्बोनिफेरस व परमीनियन काल कहां है? जुरासिक व इयोसीन काल की है। कौन से काल की है? जुरासिक व इयोसीन काल की है। हमादा मरुस्थलीय प्रदेश याद रखना, यह होता है पूर्णतया पथरीला मरुस्थल होता है ये मरुस्थल। पूर्णतया पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हमादा। रेग कहलाता है मिश्रित मरुस्थल, और इर्ग कहलाता है रेतीला मरुस्थल। मरुस्थल के ये होते हैं मरुस्थल के प्रकार, टाइप ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल के प्रकार अपने 3 पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं भाई कौन सा? हमादा, दूसरा पढ़ते हैं रेग, और तीसरा पढ़ते हैं इर्ग। कौन सा है? इर्ग। हमादा का मतलब है पथरीला, रेग का मतलब है भाई मिश्रित, और इर्ग का मतलब है भाई रेतीला। इर्ग का मतलब है रेतीला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है। बताओ जल्दी से, बताओ। वेरी गुड। चलो ए हाँ तो देखो सुनो, अनुप्रस्थ पहला दूसरा, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त थोड़ी है, जोधपुर जिला तो बालुका स्तूप क्या है? युक्त है, और यहां सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ। अब देखो ये लो, यहां पर मैं आपको साथियों एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, और हर पेपर में निकलने वाला प्रश्न है। जैसे 1 नंबर पर आप याद रखना बालुका स्तूप कौन कौन से हैं, तो बालुका स्तूप,
बालुका स्तूपों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। बालुका स्तूप नंबर 1 पर याद रखना बरखान, या इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। नंबर 2 पर अपने जो पढ़ते हैं वो है पैराबोलिक बालुका स्तूप, पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक बालुका स्तूप, या इन्हें परवलयाकार बालुका स्तूप भी बोलते हैं। नंबर 3 पर है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। नंबर 4 पर अपने पढ़ते हैं नेब खां। नंबर 5 पे पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं नंबर 6 पर है अवरोधी बालुका स्तूप। कौन से हैं? अवरोधी, अवरोधी बालुका स्तूप, जो किसी अवरोध के कारण बनते हैं। नंबर 7 पर है तारा बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप। और नंबर 8 पर अपने पढ़ेंगे नेटवर्क बालुका स्तूप। कौन से हैं? नेटवर्क बालुका स्तूप, जो नेटवर्क जो हनुमानगढ़ से हिसार तक एक लंबी श्रृंखला या एक लंबी कतार में फैले हैं। और 9 नंबर पर आता है सीप प्रकार के बालुका स्तूप। ठीक है, और कौन सा बच गया? नंबर 10 पर है सब्र काफीज। कौन सा है? सब्र काफीज, सब्र काफीज। अब सारा बालुका स्तूप याद रखियो, सब्र काफीज। ये लो, इतने ही प्रकार के बालुका स्तूप है जिससे पेपर में एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। साथियों, बरखान या अर्धचंद्राकार याद रखना, ये होते हैं वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन बालुका स्तूप होते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, वायु द्वारा अधिक मिट्टी अपरदन से वनस्पति विहीन क्षेत्रों में इन प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है ना। वनस्पति, अगर मान लो एक आधी वनस्पति होती तो आधा रेत का टीला ऐसा नहीं बनता। पैराबोलिक बालुका स्तूप, इनकी विशेषता होती है भी ये बालुका स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है, सभी जिलों में, सभी जिलों में विद्यमान है। और इन बालुका स्तूपों की विशेष तौर से पेपर में पूछा जाता है आकृति, आकृति कैसी होती है? तो महिला के हेयर पिन के समान होती है, हेयर पिन के समान, पिन के समान, हेयर पिन के समान इन बालुका स्तूपों की आकृति होती है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप याद रखना, जब दीर्घ काल तक हवा, अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का निर्माण कब होता है? जब दीर्घ काल तक हवा एक ही दिशा में चलती है, तब पवन की दिशा में समकोण पर बनते हैं ये बालुका स्तूप। नेब खां याद रखना, झाड़ी के पीछे बनने वाले बालुका स्तूप, झाड़ी के पीछे बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य या रेखीय, ये बनते हैं पवन की दिशा में समांतर, और ये होते हैं सबसे बड़े बालुका स्तूप, सबसे बड़े बालुका स्तूप। अवरोधी बालुका स्तूप, ये होते हैं जीवाश्म युक्त। क्या होते हैं? जीवाश्म युक्त, जीवाश्म युक्त होते हैं। तारा बालुका स्तूप, ये होते हैं इनका निर्माण अनियतवादी, अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से होता है, अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से, अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से इनका निर्माण होता है। नेटवर्क बालुका स्तूप याद रखना, अनुमानगढ़ से हिसार तक, अनुमानगढ़ से हिसार तक फैले हुए बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? नेटवर्क। सीप बालुका स्तूप बनते हैं भाई हवा की विपरीत दिशा में, हवा की विपरीत दिशा में बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? सीप, हवा की विपरीत दिशा में। सब्र काफीज, ये होते हैं घास फूस, घास फूस व कचरे के ढेर पर बनते हैं, घास फूस व कचरे के ढेर पर बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र काफीज। तो बताओ याद हुए या नहीं हुए? ये इतने ही प्रकार के बालुका स्तूप है, पेपर में प्रश्न पक्को पूछी, बरखान या अर्धचंद्राकार। अगर याद हो गए तो एक बार दिल भेज करके सूचित कर दो कि हाँ भाई ये बालुका स्तूप हमारे सभी याद हो गए और अब हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं, देखो, बरखान या अर्धचंद्राकार, वनस्पति विहीन, पैराबोलिक, सभी मरुस्थलीय जिलों में, आकृति महिला के
हेयर पिन के समान। अनुप्रस्थ समकोण पर बनते हैं। नेबखां जाड़ी के पीछे। अनुदैर्ध्य या रेखीय समांतर या सबसे बड़े होते हैं। अवरोधी जीवाश्म युक्त होते हैं। इसके बाद में तारा अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से। नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ से हिसार तक। सीप हवा की विपरीत दिशा में। और सब्र काफिज घास फूस व कचरे के ढेर पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखो, इसके बाद में प्रश्न बताओ, निम्न में से कौन सा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग, पलाया। बताओ जल्दी से। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ जो आपको सबसे उचित उत्तर लगता है ना, वो उत्तर आप हमें बता देना प्यारे बच्चों। हो सकता है जो आपको उचित लगे वो मुझे भी उचित लगे, लेकिन आप ये बताओ कि सीरीज आपको कैसी लग रही है। ये जैसे हम प्रत्येक प्रश्न लेते हैं उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने लंबे समय के अनुभव के बाद में ये सिलेक्ट किया भी इस प्रकार पढ़ाएंगे ताकि बच्चे का किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। एक नहीं दो सीरीज होगी, एक मिक्स प्रश्नों की और होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सुनो, पहले में दूसरा बरखान क्या होता है, बालू का स्तूप है एक प्रकार का। लाठी श्रृंखला क्या है, लाठी श्रृंखला आपको पूछे तो भूगर्भीय जल पट्टी, और यह है कहां पर, पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर में। पोखरण मोहनगढ़, मोहनगढ़, पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है। पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा के पास मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी। इंसेलबर्ग अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, आबू पर्वत खंड, या आप याद रखना इंसेलबर्ग ये होता है मरुस्थल में, मरुस्थल में, मरुस्थल में खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान, मरुस्थल में खड़ी चट्टान क्या कहलाती है, तो आपका उत्तर होगा इंसेलबर्ग। पलाया क्या है, शुष्क झील, यानी मरुस्थल में रेत के टीलों के मध्य बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती है, पलाया झील। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 4 नंबर उत्तर इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताओ। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम किसका है, चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलहन का, खाद्यान्न का। बताओ राजस्थान में बीड़, बताओ जल्दी से। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम किसका है, राजस्थान में बीड़। वेरी गुड, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम किसका है, यह आपने बताना है। बीड़ स्थानीय नाम किसका है, बीड़ी का है क्या। राजस्थान में पी जाने वाली एक बीड़ी की विशेष ब्रांड। वेरी गुड, चलिएगा। तो राजस्थान में बीड़ किसे कहते हैं, वेरी गुड। चलिएगा, तो देखो सुनो, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम किसका है, तो इसका उत्तर होगा किसका है, चारागाह। ठीक है, याद रखना, सही है क्या। बीड़ किसे कहते हैं, याद रखना बीड़, ये बीड़ होता है भाई प्यारे बच्चों घास के मैदान। याद रखना शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान, घास के मैदान, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान क्या कहलाते हैं, बीड़। दूसरा याद रखना, यहां पर मैंने लिखा 3 बातें आपको बता रहा हूं और तीनों बातें परीक्षा उपयोगी है। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में एक तो घास के मैदान कहलाते हैं बीड़, एक शेखावाटी क्षेत्र में याद रखना कुआं, शेखावाटी क्षेत्र में कुआं क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा जोहड़। जबकि सीढ़ीदार कुआं क्या कहलाता है, सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ीदार कुआं वो कुआं जिसमें क्या लगी हो, सीढ़ियां, सीढ़ीदार कुआं क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा बावड़ी। सीढ़ीदार कुआं क्या कहलाता है, बावड़ी। इसके बाद में याद रखना शेखावाटी क्षेत्र में
कृषि योग्य मैदान, कृषि योग्य मैदान, कृषि योग्य मैदान शेखावाटी क्षेत्र में कृषि योग्य मैदान कहलाते हैं पाल खेत। क्या कहलाते हैं? पाल खेत, माल खेत, माल खेत, पाल खेत, माल खेत और तोरावाटी, तोरावाटी। कृषि योग्य मैदान पाल खेत, माल खेत, तोरावाटी शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। ठीक है, एक और याद रखियो रे, एक बात मेरा और याद आ गई अब, बीहड़। बीहड़ क्या होता है लाडलो? बीहड़ क्या होता है? बीहड़ किसे कहते हैं? बीहड़ क्या होता है? तो यह है चंबल बेसिन में, चंबल नदी का अनुपजाऊ क्षेत्र, चंबल नदी का अनुपजाऊ क्षेत्र, अनुपजाऊ क्षेत्र, चंबल नदी का वो क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार का के अन्न का उपज नहीं होता, अनुपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 20 सेमी से कम वर्षा के पश्चिम क्षेत्रों में, 20 से 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 35 से 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 50 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्व में। अब देखो 35 से 50 और 50 से 35 ये दोनों तो गलत है, क्योंकि इतनी बरसात हुआ है तो फिर बताओ बरखान थोड़ी बने, फिर तो हरियो भरियो एरियो हुआ है। हाँ या ना? वेरी गुड। तो बीहड़ 20 सेमी से समवर्षा के पश्चिम में नहीं, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप 20 सेंटीमीटर से लेकर के और 35 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में देखते हैं। बरखान बालू का स्तूपों के मध्य से वायु द्वारा अधिक मिट्टी अपर्दन से, वायु द्वारा अधिक मिट्टी अपर्दन से पथरीली जमीन निकल आती है, उसे तली या ढाड कहते हैं। और एक और प्रिय बंधुओं बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य नीचे की आवागमन वाली जो भूमि होती है उसे गासी या कार्बा मार्ग कहते हैं। यह भी याद रखना, गासी या कार्बा मार्ग, इनका संबंध किससे है? तो पवन की दिशा के समांतर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में जो पगडंडी मतलब नीचे की जो जमीन होती है उसे गासी या कार्बा मार्ग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवन मुखी ढाल व तीव्र पवन विमुखी ढाल वाला होता है? निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवन विमुखी ढाल वाला होता है? मंद पवन मुखी ढाल, मंद मतलब धीरा। हाँ, गासिया कार्बा मार्ग पढ़ाया है ना मैंने आपको, गासिया कार्बा मार्ग, या नहीं पढ़ाया? बता देना। बताओ। वेरी गुड। अनुदैर्ध्य का थोड़ी होता है, बरखान का होता है। कैसा, किसका होता है? बरखान का। अब अनुदैर्ध्य याद रखना, अनुदैर्ध्य इसमें याद रखना इसके मध्य की, इसके मध्य की निम्न भूमि, निम्न भूमि, इनके मध्य की निम्न भूमि क्या कहलाता है? तो याद रखना गासी, गासी या कार्बा मार्ग, या कार्बा, गासिया कार्बा मार्ग कहलाता है, गासिया कार्बा मार्ग। बरखान याद रखना ना, बरखान याद रखना, मध्य की निम्न भूमि, निम्न भूमि। बरखान बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि को क्या कहते हैं? नीची जो भूमि होती है उसे बोलते हैं भाई बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप वायु द्वारा अधिक मिट्टी अपर्दन से तली या ढाड क्या कहलाता है? तली या ढाड, तली या ढाड कहलाता है, तली या ढाड कहलाता है। क्लियर है ना? चलिए, हाँ चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ये बाकी लुटेन सब्र ये मैंने सब आपको बता दिए। ये लो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन के पश्चिम सीमा, लूणी बेसिन की पश्चिम सीमा बनाता है। सालीसर, जसूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट गग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी करो, चयन कर दो जल्दी से।
वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहता है, देखो सुनो, काला बुरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिम सीमा बनाता है। ये लूनी बेसिन की पश्चिम सीमा नहीं बनाता प्यारे बच्चों, पश्चिम सीमा ये गलत है। अगर यहां पर अपने बोल सकते हैं, अगर पूर्व होता तो भी सही था और दक्षिण होता तो भी सही है। पूर्व होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वी या अपने बोल सकते हैं दक्षिणी सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। न कि कौन सी सीमा, पश्चिमी बनाता है। तो पहली बात गलत है। सालीसर, जस्सूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के टिकट गग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। तो बी और सी सही है, जबकि ए सही नहीं है। अब आप याद रखना साथी, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख पहाड़ी, मरुस्थल की प्रमुख प्रमुख पहाड़ी, एक तो आप याद रख लेना, जैसे काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी आप याद रखना, छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। तीसरी बात आप याद रखना, नाकोड़ा, नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा, नाकोड़ा पर्वत जिसे मेवा नगर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आप याद रखना, काला बुरा डूंगर, छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, सोजत पहाड़ी, सोजत की पहाड़ी, ठीक है, सोजत की पहाड़ी, ठीक है। काला बुरा डूंगर, छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, सोजत की पहाड़ियां। और बताओ कौन कौन सी है। मैंने आपको और भी बताई थी, लूनी बेसिन में प्रमुख पहाड़ियां, जैसे लूनी बेसिन की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जो मैंने आपको बताया था भी, ये पहाड़ियां लूनी बेसिन में या लूनी नदी घाटी क्षेत्र में क्या है, अवस्थित है। इसके बाद में और बताओ, जैसे मैंने आपको हिंगलाज का मगरा बताया था, हिंगलाज का मगरा, बताओ हाँ या ना। सोजत की पहाड़ी हो गई, नंबर 5 पर लिखो याद रखना, हिंगलाज, हिंगलाज का मगरा, हिंगलाज का मगरा, ये सारे के सारे याद रखने हैं। काला बुरा डूंगर, छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, सोजत की पहाड़ी, हिंगलाज का मगरा, ये सारे के सारे पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख पहाड़ी या अपने बोल सकते हैं लूनी बेसिन में है। ये सारे लूनी बेसिन में है, ये सारे लूनी बेसिन में स्थित है। आगे बताओ नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लूनी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है। चूरू, अजमेर, पाली, सिरोही। बताओ, अजमेर भी है, पाली भी है, सिरोही है, जबकि चूरू नहीं है। चूरू ये है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में, प्रवाह है क्षेत्र में, क्योंकि चूरू में साथियों कोई नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है। ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। और याद रखना, कोई नदी नहीं है इसमें, क्या है, कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है, नहीं है, चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ, शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले व नागौर का उत्तरी भाग शामिल है। यहां लवणीय गर्त रन नहीं पाए जाते हैं। अरे आई बात गलत होगी, लवणीय गर्त रन नहीं, गलत है, पाए जाते हैं। यह मध्य एवं निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है। तो ये हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बताओ, राजस्थान की बांका पट्टी समस्या किससे ग्रसित है। चुन्ना पत्थर की, सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, वायु प्रदूषण की। बताओ बांका पट्टी, बांका पट्टी कौन सी समस्या से। अरे यार इतना बोला हो रे टावरो थे, इतना बोला हो, बी उत्तर देने लाग रहे हो यार, मरा दिया यार, थे तो मेरो दिल ही तोड़ दियो, जमा चूर चूर चकना चूर कर दियो। बांका पट्टी, बांका पट्टी फ्लोराइड की पट्टी है। बांका पट्टी याद रखना, अजमेर, अजमेर व नागौर के मध्य है, अजमेर व नागौर के मध्य है। यहां पर पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, बांका पट्टी। इसे साथियों कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। ये एक तो बांका या इसको बोलते हैं कुब्बड़, कुब्बड़
पट्टी, बांका या कुब्बड़ पट्टी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बताओ, राजस्थान में खड़ीन वर्षा का सर्वप्रथम प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? मारवाड़ के राठौड़ों ने, भरतपुर के जाटों ने, जैसलमेर के पालीवालों ने, बोमट क्षेत्र के बिल्लों ने? बताओ जल्दी से। अरे वाह, वेरी गुड, जोनी ने बहुत उत्तर बताया, शानदार। फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जाइका, हाँ, जापान के सहयोग से क्या है, संचालित है। कुब्बड़ पट्टी या बंका पट्टी। अब बताओ आगे, फिर प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों। राजस्थान में खड़ीन कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या है, खड़ीन कृषि राजस्थान में प्रारंभ की थी। ठीक है, खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे शुरू की थी। और यह कृत्रिम जल संग्रहण की एक पद्धति है। भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बनाए जाने वाले सीढ़ीदार कुआं क्या कहलाते हैं? सीढ़ीदार कुआं क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा, सीढ़ीदार कुएं को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कुएं को बावड़ी कहते हैं। अब यहां याद रखना साथी, पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में, मरुस्थल में जल संग्रहण की विधि, जल संग्रहण की विधि, एक तो जैसे अपने बोल सकते हैं आगोर, ठीक है, दूसरी है जैसे पायतान, तीसरी आप याद रखना जल संग्रहण की विधि है नाडी, चौथी याद रखना टांका या इसको बोलते हैं टोबा। ठीक है, टांका या टोबा। पांचवा आप याद रखना खड़ीन। ठीक है, छठे नंबर पर आप याद रखना जालरा। ठीक है, जालरा। ठीक है, आगोर, पायतान, नाड़ी, टांका, टोबा, खड़ीन, जालरा, ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण की पद्धति है। आज के सेशन को यहीं पर अपने क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। 1 मिनट के लिए प्यारे बच्चों मैं आपसे बात कर सकता हूं क्या? बताओ। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना क्लास और होने के बाद में कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास आपको कैसी लगी? तूर जी का झालरा जोधपुर में, ये झीलों में आ जाएगा। जब झीलों के प्रश्न करेंगे ना, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कितनी झीलें हैं, तूर जी का झालरा कहां है, सब बातें आ जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि हाँ, आगोर, राड़ी, टांका, टोबा, खड़ीन, ये सारी है, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपका कोई सुझाव हो प्यारे बच्चों, आप क्या इच्छा रखते हो, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम 100% आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। उसके बाद में आप हमें छोड़ देना। अगर उसके बाद में आप हमें छोड़ोगे तो हमें उसका कोई गम नहीं है साथी, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, वो हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, उसके बाद में आप हमें छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ किन्नी दूरियां ना होण दिलों विच दूरियां, दिलों में दूरी फिर भी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं, सदैव विद्यार्थी रहेंगे। हम आपके गुरुजी हैं तो गुरुजन रहेंगे। ठीक है, अपना प्रेम प्यार बना रहेगा। लेकिन आप क्या और चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट करके बता देना कि सर हमें सीईटी में इस चीज से डर लग रहा है। एक आपने सीईटी में वो 4 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे मान लो एक तो इससे नशे से संबंधित है, एक राजस्थान में फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार से संबंधित है। वो टॉपिक भी मैं आपको बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों, उसके लिए भी आप तैयार रहना। वो चारों टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, आपका भाई करवाएगा आपको। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी को राम राम। ओके, ऑल द बेस्ट।